देश का नागरिक जागेगा तो आतंकवाद भागेगा। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है। हमने कोरोना वायरस को तो समाप्त कर दिया, उसके लिए हमने वैक्सीन भी बना ली, जैसे कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड हो गया। लेकिन इस आतंकवाद को भी हमें समाप्त करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसकी अभी वैक्सीन नहीं बनी है और इसका केवल अभी वैसे ही ट्रायल चल रहा है। और हो सकता है हाल फिलहाल के कुछ दिनों में इसकी भी वैक्सीन आ जाए और इस प्रकार से इस वायरस को भी खत्म कर दिया जाए। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है आतंकवाद के एक गंभीर विषय के ऊपर। और आज के इस वीडियो को देखकर आप लोगों को ये लगेगा कि हमारे देश के सिस्टम में कहीं ना कहीं इससे पहले कुछ ना कुछ कमी तो जरूर रही होगी, जिसके कारण इस प्रकार की आतंकी घटनाएं सफल हो पाई थी। और यदि मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस टेररिज्म को लेकर काफी बढ़िया रही हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के कारण जो जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं हो रही थी वो काफी कम हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में आतंकवाद की घटनाएं हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक किस प्रकार से रही हैं। और आप लोगों को काफी मजा भी आने वाला है इस वीडियो को देखकर, क्योंकि आप लोग जानेंगे कि हमारे देश पर हमले किस प्रकार से हुए हैं, दुश्मनों की स्ट्रेटजी क्या रही है, और अपने देश की भी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे कि हमारे देश के किस प्रकार से जवानों ने काफी बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ी थी इस आतंकवाद के खिलाफ। और यदि मैं बात करूं, इस समय पूरा देश ही इस आतंकवाद के खतरे से जूझ रहा है और इस प्रकार के खतरे से निपटने के लिए हम लोगों को एक साथ लड़ना होगा ताकि इस प्रकार के खतरे से निपटा जा सके। तो इंडिया के हम कुछ इस प्रकार के खतरों के बारे में जानेंगे। और आतंकवाद की बात ही हो रही है तो हम इसके हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे देश पर अफगानिस्तानियों से काफी आक्रमण हो रहे थे, चाहे मोहम्मद गौरी हो या मोहम्मद गजनवी हो। हमारा देश इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं से हमेशा ही पीड़ित रहा है। और यदि हम लोग अब प्रेजेंट में आए तो अभी हाल ही में काफी अटैक्स हुए हैं, जैसे कि हो गया कांधार हाईजैक। तो अब आते हैं अपने असली टॉपिक पे, जो कि मॉडर्न डे से रिलेटेड है। तो कांधार हाईजैक 1999 में हुआ था, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक किया गया था। यह घटना तब हुई थी जब इंडिया की एक फ्लाइट नेपाल के काठमांडू से इंडिया के दिल्ली पर आ रही थी। तो इसे रास्ते में आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और हाईजैक करने के बाद ये लोग इसे अब दिल्ली में उतारना नहीं चाहते थे। ये लोग इसे सीधा लेकर पाकिस्तान के लाहौर की ओर चले गए, अमृतसर होते हुए। और क्योंकि अब ये लोग काफी आगे जा रहे थे तो इस फ्लाइट का फ्यूल भी खत्म हो रहा था। तो पाकिस्तान के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल थे उन्होंने इस प्लेन को उतरने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसमें बॉम्ब भी हो सकता है। तो अब ये लोग इस फ्लाइट को लेकर सीधा UAE पहुंच गए, UAE दुबई में। और ये लोग काफी बात करने के बाद दुबई में इनको आखिरकार परमिशन उतरने की मिल ही गई। तो वहां पे इसकी फ्यूलिंग हुई और इंडिया की डिप्लोमेसी यहाँ पे थोड़ी बहुत काम आई थी और इसी के कारण 26 पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया गया। और रिलीज करने के जस्ट बाद इस फ्लाइट को आतंकवादियों ने कांधार की ओर मोड़ दिया, जो कि अफगानिस्तान में सिचुएटेड था। और तभी इंडिया के जो डिप्लोमेटिक लीडर्स थे, जैसे कि हो गए अजीत डोभाल, इन्होंने फोन से बातचीत भी की इन आतंकवादियों से कि कैसे भी करके मीडिएशन किया जाए। लेकिन इन आतंकवादियों की जो डिमांड थी वो थी कि 100 आतंकवादियों को इंडियन जेल से रिहा किया जाए, जो कि काफी मुश्किल टास्क था और इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यार 100 आतंकवादियों को रिलीज अगर कर दिया जाएगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि देश की हालत कैसी हो जाएगी। देश में इतने आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और ये लोग उसमें शामिल हुए हैं, इनको इतनी आसानी से रिलीज नहीं किया जा सकता था। तो इन्होंने, अजीत डोभाल सर ने इन आतंकवादियों से समय मांगा और इन पे काफी प्रेशर भी था आतंकवादियों पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लास्ट में आकर एक डील साइन की, जिसमें कि 3 आतंकवादियों को रिलीज किया गया। उसके बदले में जो पैसेंजर्स बचे थे, जो कि जिनकी संख्या 166 थी, उन्हें फिर रिलीज किया गया 3 आतंकवादियों के बदले। और इसमें एक आतंकवादी था मसूद अजहर, जो कि जैश ई मोहम्मद का हेड था। और जब इस आतंकवादी को रिलीज किया गया तो हमारे देश के जो पैसेंजर थे, जो कि 190
की संख्या में थे वो लोग बाहर आए और फिर इस प्रकार इस आतंकवादी सिचुएशन को डील किया गया। लेकिन इसमें मेन बात यह है कि हमारे इंडिया की डिप्लोमेसी इसमें उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाई, क्योंकि हमें पता था कि जो इस हाईजैक में जो मसूद अजहर है वो जैश ई मोहम्मद जो कि आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट करता है उसका हेड है। या जानते हुए भी हम लोग भी इस पर इंटरनेशनल लेवल पर आवाज नहीं उठा सके, तो ये हमारी डिप्लोमेसी के फेलियर का एक इंपॉर्टेंट रीजन है। क्योंकि यार इस प्रकार की इतनी बड़ी आतंकवादी घटनाएं हो जाएं जिसमें इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर उतना अपना अफेक्ट नहीं दिखा पाया, तो यह काफी बुरी बात थी। तो अब हम अगली घटना की बात करते हैं जो कि है पार्लियामेंट अटैक ऑफ 2001। यह घटना हुई थी 13 दिसंबर 2001 को और इस घटना में 9 लोगों की मृत्यु हुई थी और इस घटना में टोटल 5 आतंकवादी शामिल हुए थे। और ये काफी सीरियस प्रॉब्लम थी क्योंकि इस पर हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग को टारगेट किया गया था। आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में जितने भी कानून बनते हैं वे इस पार्लियामेंट बिल्डिंग से ही बनते हैं। और आप यह सोचकर काफी हैरानी होगी कि जिस बिल्डिंग से हमारे देश का कानून चलता है यदि उसी बिल्डिंग पर अटैक हो जाएगा और हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स जो कि हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं उनकी मौत हो जाएगी तो क्या होगा, आप लोग खुद सोचिए। तो ये काफी सीरियस इशू था। तो इसमें हुआ ये था कि जो 5 टेररिस्ट थे उन्होंने एक 4 व्हीलर ली और उस पर होम मिनिस्ट्री का लोगो लगा दिया। तो क्योंकि इस प्रकार की गाड़ियां हमेशा ही पार्लियामेंट की ओर जाती रहती हैं और उस पर लोगो भी लगा था होम मिनिस्ट्री का, तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस पर उतना बारीकी से ध्यान नहीं दिया और ये लोग किए गया, ये लोग सीधा घुस गए पार्लियामेंट बिल्डिंग की ओर। और घुसते ही इन्होंने अपने जो 4 व्हीलर थी उससे उतरे और पार्लियामेंट बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ते चले गए और इसमें काफी लोगों की मौत भी हुई थी। और इसमें जो विक्टिम्स थे उनमें 5 दिल्ली पुलिस के पर्सनल थे और एक वुमेन सीआरपीएफ ट्रूपर थी और 2 पार्लियामेंट के वॉचमैन थे और एक वार्ड स्टाफ था और इसी के साथ एक गार्डनर भी था। तो कुल मिलाकर 9 लोग इस घटना का शिकार हुए थे। इसमें सबसे बढ़िया बात यह रही कि जो ये टेररिस्ट अटैक्स था इनका डायरेक्ट टारगेट हमारे देश का कोई लीडर नहीं हुआ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले टेररिस्ट अटैक्स की जो कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल और उसके साथ ही अन्य 5 लोकेशंस पर हुआ था। और जो इसकी मेन लोकेशंस थी वो थी मुंबई का ताज होटल और लियोपोल्ड कैफे, कैमा हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहां पर इन टेररिस्ट ने धावा बोला था और इसमें जो टेररिस्ट की संख्या थी वो थे 10 आतंकवादी और ये लोग इंडिया में घुसे थे अरेबियन सी के रूट से। ये सीधा अरेबियन सी से होते हुए इंडिया में आ गए थे और इन्होंने काफी स्ट्रेटजी का प्रयोग करके इंडिया में आए थे, क्योंकि जिस बोट पर ये आए थे उन्होंने उस बोट को छोड़ दिया और एक इंडिया का कोई मछुआरा था, वो लोग इसकी बोट पर आ गए और उसे वहीं पर मार दिया। तो ये लोग उसकी बोट लेकर इंडिया में घुस गए और इंडिया में घुसने के बाद इन्होंने जो मेजर साइट्स चूज की थी जैसे कि ताज होटल हो गया, लियोपोल्ड कैफे हो गए और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टर्मिनल था वहां पे भी ये पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद इन्होंने काफी गोलाबारी भी की और इस गोलाबारी में 166 लोगों की जान गई और 300 लोग इंजर्ड हो गए। तो ये काफी बड़ा अटैक था और वहां पर केवल मुंबई पुलिस ही मौजूद थी और क्योंकि वहां पर काफी पब्लिक भी इकट्ठा हुई थी तो मुंबई पुलिस के लिए इस सिचुएशन को हैंडल कर पाना काफी कठिन काम था। तो वहां पर बुलाया जाता है पैरा कमांडोस को। तो पैरा कमांडोस को क्योंकि आने में काफी टाइम लगता है तो इसलिए इससे पहले वहां पे मार्कोस की टीम को बुलाया जाता है और वो लोग इस सिचुएशन को हैंडल करने में काफी सफल भी हुए थे। तो जब इसके बाद जब एनएसजी की टीम जब आई तो उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल भी किया और इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए उन्होंने 9 आतंकवादियों को मार दिया और इसमें एक आतंकवादी जो कि बच गया था उसका नाम था अजमल कसाब, कि पहले तो जेल में डाल दिया गया और उसके बाद इसे फांसी पर लटका दिया गया। तो ये
घटना काफी गंभीर घटना थी और इसमें हमारे एनएसजी के एक कमांडो थे जो कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन थे। इस इंसिडेंट में उनकी मौत भी हो गई थी और उन्हें बाद में अशोक चक्र से सम्मानित भी किया गया था। तो ये घटना काफी सीरियस घटना थी क्योंकि 166 लोगों की जान जाना प्लस 300 लोगों का इंजर्ड हो जाना ये एक छोटी घटना नहीं है, ये काफी बड़ी घटना है और वो भी 10 आतंकवादियों द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम देना एक काफी सीरियस मैटर है। इस प्रकार के अटैक में जो हमारे देश के रिपोर्टर थे वो इसका लाइव प्रसारण भी करने लगे थे। तो हुआ ये कि जो आतंकवादी लोग थे उन्हें हमारे देश के जो कमांडोज थे जो इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे उनकी लोकेशन पता चल गई। तो वो लोग इस प्रकार से काफी सतर्क हो जा रहे थे। तो हमारी देश की मीडिया को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आपके देश में इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं हो रही है और आप लोग उसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो दुश्मन भी उसका प्रयोग कर सकता है और यही हुआ था 26/11 के मुंबई अटैक में। अब हम अगली टेररिस्ट घटना की बात करते हैं जो कि है पुलवामा अटैक ऑफ 2019। ये अटैक 14 फरवरी 2019 को किया गया था और इस अटैक में हुआ ये था कि हमारे देश के जो सीआरपीएफ थे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उनका कॉन्वॉय जा रहा था। तो उनकी गाड़ियां ऐसे जा रही थी। तो हुआ ये कि आतंकवादी की एक एसयूवी गाड़ी थी जिसमें 350 किलो एक्सप्लोजिव भरा हुआ था। तो वो लोग सीधा एक्सप्लोजिव वाली जो एसयूवी गाड़ी थी उसे सीधा ले आकर जो पुलवामा में सीआरपीएफ की गाड़ियां जा रही थी उससे सीधा लाकर भिड़ा दिया। तो हुआ ये कि 350 किलो एक्सप्लोजिव कम नहीं होता और वो तुरंत ब्लास्ट कर गया। इस ब्लास्ट में हमारे देश के 40 सीआरपीएफ पर्सनल्स की जान चली गई और इस प्रकार की घटना के पीछे जैश ई मोहम्मद का हाथ था जो कि बाद में सामने भी आया था। और ये काफी गंभीर घटना थी क्योंकि 40 सीआरपीएफ के जवान जो कि जा रहे थे अपनी कॉन्वॉय के साथ कहीं पर ट्रेनिंग करने या कुछ भी काम करने और उन पर इस प्रकार से अटैक हो गया तो काफी गंभीर घटना थी। और इसमें एक चीज यहाँ देखने लायक थी कि जब भी इस प्रकार से कॉन्वॉय पहले जाता था तो आम लोगों की गाड़ियों को बीच में लाना अलाउड नहीं था, लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया था। तो जिसके कारण यह घटना का हो पाना काफी इजी हो गया था। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट अटैक की ओर बढ़ते हैं जो कि 2016 में किया गया था, उरी अटैक। तो ये अटैक 18 सितंबर 2016 में किया गया था और ये अटैक इंडियन आर्मी के लिए वन ऑफ द वर्स्ट अटैक साबित हुआ। और यह अटैक आर्मी के उस कैंप पर किया गया था जो कि यलोसी से कुछ ही दूरी पर था और श्रीनगर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर था। और जो आर्मी का मिलिट्री बेस था उस पर 4 आतंकवादियों ने हमला कर दिया और इस हमले में हमारे देश के 17 जवान की मृत्यु हो गई और लगभग 20 आर्मी पर्सनल इंजर्ड हो गए थे। और जब ये अटैक हुआ उसके 10 ही दिन बाद 26 सितंबर 2016 को इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और इस ऑपरेशन के तहत इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 7 मिलिट्री बेसेस जो कि इस आतंकवाद को पनाह दे रहे थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस प्रकार के अटैक में इंडियन आर्मी ने 38 आतंकवादियों को मार गिराया और इस प्रकार इंडियन आर्मी ने अपना बदला पूरा किया। तो ये काफी वर्स्ट टेररिस्ट अटैक था और इस उरी अटैक पर एक फिल्म भी बन चुकी है। और ये रहे इंडिया के कुछ टेररिस्ट अटैक जो कि आतंकवादियों द्वारा किए गए थे। इस प्रकार के अटैक्स को रोकने के लिए हम लोगों को एक साथ में मिलकर आना होगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर में जब इसके पहले 370 लगा हुआ था तो वहां के आम नागरिक भी इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को समर्थित कर रहे थे, अपना समर्थन दे रहे थे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की चाल में तो शेर भी फंस जाता है मकड़ी के जाल में। कुछ इसी प्रकार की घटनाएं अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में भी हो रही थी क्योंकि वहां पे जो टेररिस्ट थे उनको आम लोग पनाह दे रहे थे, क्योंकि भारत का जो पीओके रीजन है उसे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। और आप लोग ना जानते हो तो मैं बता दूं कि पीओके के बारे में बात ये हुई थी कि जो राजा हरि सिंह थे, जब इंडिया का बंटवारा हुआ था तो वो ना तो इंडिया की तरफ आए थे और ना ही पाकिस्तान की तरफ, बल्कि वो एक अलग अपना देश बनाना चाहते थे। तो जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिपेंडेंट कंट्री निकलकर बाहर आया था। और कुछ ही दिन बाद
पाकिस्तान ने इस पर अपना कंट्रोल करना चाहा, इस जम्मू एंड कश्मीर रीजन को। और जब कंट्रोल करना चाहा, जब पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को आगे बढ़ाता गया, तो वहां के जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने इंडिया का सपोर्ट मांगा। तो इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर की सेफ्टी के लिए अपनी मिलिट्री को वहां पर भेज दिया। तो जब मिलिट्री को भेजा तो वहां पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी भयानक 1947 का वार हुआ, और जिसके बाद पाकिस्तान ने पीओके पर अपना कब्जा कर लिया और इंडिया ने बाकी बचे हुए जम्मू एंड कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो पीओके रीजन आज भी इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है, क्योंकि पीओके को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जबकि जो वहां के राजा हरि सिंह थे उन्होंने इंडिया के फेवर में आ गए थे लास्ट में। तो वैसे तो पीओके रीजन तो इंडिया का है और हम लोग उसे कुछ ही साल में हासिल भी कर लेंगे अगर गवर्नमेंट इसी प्रकार से एग्रेसिव अपनी पॉलिसी लॉन्च करती रही तो। अब हम बात करते हैं कि आतंकवाद से निपटा किस प्रकार से जाए। तो सबसे पहली बात कि जो देश आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, सबसे पहले उन पर कठोर से कठोर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं। वहां पर देश की जो दूसरे देश हैं वो लोग भी इस पर निरीक्षण करते रहें, क्योंकि अगर कोई देश में आतंकवाद पनाह दे रहा है कोई देश, तो अगर दूसरे सभी देश एक साथ मिलकर जाएंगे तभी वहां पे जो आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है उसको समाप्त किया जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है। वहां पर तो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें केवल इंडिया के ही कंट्रीब्यूशन से वहां के टेररिज्म को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि और देशों को भी मिलकर साथ में आना होगा। और इंडिया अपनी डिप्लोमेसी को काफी स्ट्रांग कर रहा है। यह तभी पॉसिबल हो जा पाएगा जब सभी देश मिलकर एक साथ आएं और इस प्रकार की घटनाओं को रोक सकें। अगली यदि हम बात करें तो जो वेपन्स की सप्लाई होती है उसे रोका जाए, क्योंकि टेररिस्ट जो है उनके पास भी काफी ऐसे आधुनिक हथियार आ गए हैं जिससे वे युद्ध में काफी आगे निकल गए हैं। तो इस प्रकार के टेररिस्ट हथियार जो यूज कर रहे हैं उस पर भी बैन लगाना पड़ेगा और उनकी पहुंच से दूर करना होगा, तभी इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो और इसी के साथ हम आज के वीडियो का एंड करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। जय हिंद।